सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कहाँ निवेश करना है, कितने वक्त के लिए करना है, ये जानना ज़रूरी होता है। योर मनी में हमारी यही कोशिश होती है कि हम हर दिन आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आप तक सही सलाह पहुंचा पाएं। इसी कोशिश के साथ हम आज के शो में फोकस करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड्स पर। हम सुलझाएंगे आपकी सारी उलझनें और देंगे आपके सभी सवालों के जवाब। आपके साथ मैं हूँ विपिन भट्ट और आज हमारे मेहमान हैं इंटरनेशनल मनी मैटर्स के डिप्टी CEO उदय धूत। दूसरा बहुत स्वागत है आपका। साथ ही आपको नए साल की बहुत शुभकामनाएं और हमारे तमाम दर्शक जो हमारे साथ ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत शुभकामनाएं नए साल की, और यही उम्मीद करेंगे कि हम साल भर आपकी मदद कर पाएं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को बेहतर करने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पहले कॉलर विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, सबसे पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर और पूछें अपना सवाल। एक्चुअली सर, मैंने I want to invest around 20K per month into the mutual fund, और मैंने उसके लिए फंड का एलोकेशन किया है बिटवीन लार्ज कैप, डाइवर्सिफाइड फंड, मिड कैप जी एंड दिस फंड में। और मैंने उसको ब्रेकअप किया है 50% इन लार्ज कैप एंड रेस्ट 50% इन मिड कैप एंड डाइवर्सिफाइड फंड में। मैं इतना जानना चाहता हूँ कि वो जो फंड मैंने एलोकेशन किया क्या वो ठीक है या उनमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। और उसमें यूएस अपॉर्चुनिटी फंड वो मैंने मिस आउट कर दिया, क्या मुझे उसको भी ऐड करने की जरूरत है, अगर कहीं कर सकते हैं तो। जी विजय, इससे पहले कि हम यहाँ पर दूसरा आपसे सलाह लें, मैं जानना चाहूँगा कि आपका ये जो निवेश है ये इसके लिए आपने टाइम फ्रेम क्या बनाया है? ओवरऑल आपकी टोटल जो आपका निवेश है सब मिला के कितना हो जाता है हर महीने के लिए, और इस निवेश को देखते हुए क्या कोई लक्ष्य आपके दिमाग में है? सर, मेरा टाइम फ्रेम 15 to 20 ईयर्स का टाइम फ्रेम है मेरा। और अराउंड 15 ईयर्स आफ्टर 50-20 ईयर्स आफ्टर मुझे अराउंड 50 लाख मुझे अपने बच्चे की एजुकेशन और शादी के लिए चाहिए, एंड रेस्ट 1.5 करोड़ मुझे चाहिए फॉर माई रिटायरमेंट सॉर्ट ऑफ थिंग यू कैन से। चलिए, तो करीब 2 करोड़ रुपए आप जुटाना चाहते हैं। 50 लाख रुपए बच्चे की शादी और उनकी एजुकेशन के लिए, 1.5 करोड़ अपने लिए रख लेना चाहते हैं। अच्छा, कुल मिला के कितनी ये जो सब आप SIP या जो करते हैं कितना पे कर देते होंगे हर महीने? ये कितना निवेश कर रहे हैं करीब करीब? सर, मैं 20K निवेश करना चाहता हूँ। मैंने अभी SIP म्यूचुअल फंड मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया, मुझे स्टार्टअप करना है। राइट। चलिए, तो यहाँ पर चलिए, मैं इसके अपार्ट फ्रॉम दिस वन मैं यूलिप में करीब महीने का 2,000 रुपये डालता हूँ अलग से। वो मैंने बहुत पहले किया था, तो मुझे बाद में मालूम चला आई शुड नॉट डू दिस। जी तो उसमें डालता हूँ। और एक LIC में मैंने नॉर्मल प्लान ले रखा है, जो आफ्टर ए सर्टेन पीरियड यहाँ पर आपको लमसम अमाउंट रिटर्न में मिलता है। जी चलिए विजय जी, बहुत अच्छी तरह से आपने अपना समझा दिया हमें क्या पोर्टफोलियो है, क्या करना चाहते हैं, कौन से लक्ष्य हैं, कितना समय आपने ले रखा है। दूसरा, अब विजय की सभी बातें हमारे सामने, इनके लिए क्या बेहतरीन सलाह होगी? सबसे पहले तो इनका पोर्टफोलियो आप इन्हें बता दें कि जिस तरह से इन्होंने डिवाइड किया है क्या सही है, कुछ प्लस माइनस, और जितना कर रहे हैं क्या वो पर्याप्त है इनके लक्ष्यों को पाने के लिए? दो तीन चीज़ें अभी कॉल पे इन्होंने हमें और इन्फॉर्मेशन दी, तो मैं सबसे पहले फटाफट इंश्योरेंस के बारे में कहना चाहूँगा कि इनका एक गोल है इनका रिटायरमेंट और दूसरा गोल है इनकी बच्चे की पढ़ाई। तो मैं इन्हें सजेस्ट करूँगा जो 50 लाख तक का जो बच्चे की रिक्वायरमेंट कह रहे हैं, एटलीस्ट उतने तक का अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस ले इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले, ताकि कोई भी तरह की अगर इमरजेंसी हो एटलीस्ट वो जो एक गोल है वो कवर्ड है बिल्कुल। फिर बात रही इनकी इन्वेस्टमेंट्स की, ये लगभग 20,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 15 से 20 साल का इनका इन्वेस्टमेंट होराइज़न है, तो काफ़ी अच्छा टाइम लेके आए हैं और मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं अपने पैसों को, तो बिल्कुल सही है। अब जो बात रही इनके फ़ंड सिलेक्शन की, दो तीन चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। एक, इन टर्म्स ऑफ जो भी लार्ज कैप, मिड कैप्स और मल्टी कैप फंड्स हैं जो इन्होंने सिलेक्शन दिया है वो सही लग रहे हैं। मेरे ख्याल से खाली 2-3 चीज़ फंड्स इनको अवॉइड करने चाहिए। हाल फिलहाल में कुछ एक ICICI का एक्सपोर्ट सर्विसेज फंड, बिरला MNC फंड, इन फंड्स ने लास्ट 1-2 सालों में काफ़ी अच्छा किया है। तो मेरे ख्याल से ऐसे जो थीमेटिक फंड्स हैं उनको अवॉइड करें। प्योर डाइवर्सिफाइड एक्विटी फंड्स जो हैं उन्हीं में निवेश करें। तो लार्ज कैप में ICICI फोकस, UTI अपॉर्चुनिटीज़ उनको देख सकते हैं। मिड कैप में IDFC, स्टर्लिंग, मिले एसेट, इमर्जिंग ब्लू चिप की तरफ देख सकते हैं। इनके अलावा मैंने ये भी सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर ज़रूर लें। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन US अपॉर्चुनिटी फंड ने काफ़ी अच्छा किया है लास्ट ईयर में, तो मैं सिमिलर परफॉर्मेंस तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो उन्हें सजेस्ट करूँगा अगर इंटरनेशनल फ़ंड का एक्सपोजर लेना है तो अभी एक JP मॉर्गन का एशियान फ़ंड है
जो कि एशिया की 5-6 कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करता है, उसकी तरफ देखिए, मे भी थोड़ा पैसा उनमें डालें। और उसके अलावा सजेस्ट करूंगा कि अभी कुछ फंड्स हैं जो डायनामिकली आपका पैसा इक्विटी और डेट के बीच में मूव करते हैं। तो ICICI का एक फ़ंड है बैलेंस एडवांटेज फ़ंड, में भी थोड़ा पैसा उसमें डालें। फाइनली अभी ये सारा पैसा इनका इक्विटी में जाएगा क्योंकि इनका काफ़ी लंबे दौरान का निवेश करने का इरादा है। पर जैसे जैसे इनका पोर्टफोलियो बढ़ता जाए, इन्हें सजेस्ट करूंगा कि जैसे जैसे इनके पैसे बने, थोड़ा पैसा डेट में भी वो मूव करें। जी धूत साहब, तो आपकी जो सलाह इनके लिए बनती है वो ये कि विजय, सबसे पहले तो आप चूंकि आपने अच्छा लक्ष्य रखा है और अच्छा वक्त भी आपके पास है, लेकिन जो बेसिक्स है उस पर आप ज़रूर स्टिक करें अपने लिए। सबसे पहले एक टर्म इंश्योरेंस लें, जिसके लिए करीब 50 लाख के टर्म इंश्योरेंस की सलाह यहाँ पे धूत साहब दे रहे हैं। उसके अलावा आपके पोर्टफोलियो में तो कुछ उन्होंने एक चेंजेस बताए, कौन सा हटा देना है, कौन सा रखना है, लेकिन उन्होंने जो एक नई और अच्छी बात बोली है कि थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर दें अपने पोर्टफोलियो को। यहाँ पर आपके लिए एक फंड भी सजेस्ट करते हैं, JP मॉर्गन का एशियन फंड। और यहाँ पर दूसरा आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए ये जरूर कहते हैं कि एक इंटरनेशनल फंड इसमें होना चाहिए। तो क्या फर्क पड़ता है आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई इंटरनेशनल फंड जुड़ता है? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। मैंने 2 अलग फंड्स के बारे में कहा, मैं फिर बताऊंगा। इंटरनेशनल फंड्स का एडवांटेज ये है, देखिए अभी लास्ट अगर हम 1.5, 2, 3, 4 साल की इंडिया के बारे में बात करें तो सब यही कह रहे हैं कि रिफॉर्म नहीं हो रहा है, करेंसी की प्रॉब्लम है। तो अगर आप इंडिया में ही रहते हैं, इंडिया में ही सारा निवेश करें, तो जो भी इंडिया का पॉलिटिकल रिस्क है, इकोनॉमिक रिस्क है, वो सारा आपके इन्वेस्टमेंट्स में रहता है। वही अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स बाहर की कंट्रियों में लगा दें तो क्या है कि आपको एक डिफरेंट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मिलता है। ज़रूरी नहीं कि हर कंट्री सिमिलर सिचुएशंस फेस करे, तो आपको एक पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। कुछ ऐसे भी कंपनीज होती हैं जो इंडिया में बिल्कुल है ही नहीं। आज के डेट में अगर आप देखें US अपॉर्चुनिटी फंड या एशियान में बहुत ऐसी कंपनीज हैं जहां पे एक्सपोर्ट होता है, जो इंडिया में वैसा एक्सपोजर आपको नहीं मिल सकता। अगर आप US फंड की तरफ देखें तो आज के डेट में हम एप्पल के, गूगल के, सबको इतना यूज़ करते हैं, पर उनका एक्सपोजर हमारे पास में नहीं है पोर्टफोलियो में। तो वैसी कंपनीज़ का आपको एक एक्सपोजर मिल सकता है जो आपको अदरवाइज़ नहीं मिले, तो आपको एक बेटर डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। मैंने एक और फंड के बारे में कहा, उसके बारे में वापस कहना चाहूँगा, जो ये डायनामिकली एडजस्टिंग फंड्स होते हैं। नॉर्मली हम अपना सारा पैसा इक्विटी फंड्स में लगाते हैं और वो पैसा हमेशा इक्विटी में ही इन्वेस्टेड रहता है, बट मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। उस कारण से एक चीज़ जो आप कर सकते हैं, जो डायनामिकली जो एडजस्टिंग फंड्स हैं, जैसे ICICI बैलेंस एडवांटेज फंड, FT इंडिया डायनामिक पी रेशियो फंड, ये मार्केट की वैल्यूएशन को देख के, पी रेशियो को देख के इक्विटी और डेट के बीच में पैसा ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से 10-15% अपने पोर्टफोलियो का पैसा ऐसे भी फंड में लगाएं, ताकि जब मार्केट बहुत ऊंचा चल जाए तो ऑटोमेटिकली आपका पैसा थोड़ा फिक्स इनकम की तरफ मूव हो जाए। जी, तो यहाँ पर एक और सलाह इंटरनेशनल फंड के अलावा यहाँ पर रधूस साहब की ये कि ऐसे फंड्स में लगाएं जो कि आपकी पोर्टफोलियो को बैलेंस करें। इक्विटी और डेट के बीच में जो 2 नाम वो दे रहे हैं, ICICI बैलेंस एडवांटेज फंड और FT इंडिया डायनामिक पी रेशियो फंड। और कुल मिला के यहाँ पर यही कि बाजार के जो विपरीत हालात हैं, जब बाजार जब एक्सट्रीमिटी पे कारोबार करता है, चाहे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो वहाँ पर भी आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहे। और इस तरीके से आपको अपने पोर्टफोलियो को एक प्रॉपर शेप देना है, एक प्रॉपर बैलेंस देना है कि चाहे हालात कैसे भी हों, लेकिन आपका पोर्टफोलियो निरंतर आगे बढ़ता हुआ जाए। इससे पहले कि हम ब्रेक लें, दूसरा एक छोटा सा यहाँ पर राय 20 सेकंड में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इनको आप कुछ गोल्ड या कमोडिटी में थोड़ा बहुत एक्सपोजर 10% या उससे कुछ कम लेने की सलाह नहीं देंगे, या अभी इनके लिए जरूरत नहीं है? कमोडिटी तो नहीं, और गोल्ड पे अभी थोड़ा मैंने सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा रुक के निवेश करें। मेरे ख्याल से गोल्ड के अगेंस्ट अभी अगर डेट म्यूचुअल फंड में डाले तो उन्हें बेटर रिटर्न मिलने चाहिए आने वाले टाइम में। जी चलिए, तो विजय जी आपके लिए सलाह हो गई। सभी तरह के प्रश्न और जो दुविधाएं हो सकती थी आपके मन में, आपकी तरफ से रख दी हैं, और अब हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने निवेश को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाएंगे, चैनलाइज कर पाएंगे, और जिन लक्ष्यों के लिए आपने कहा है आने वाले वक्त में उम्मीद करेंगे कि वो लक्ष्य आप हासिल कर पाएं एक बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग और इस बेहतर सलाह की सहायता से। और यहाँ पर वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और सवाल देंगे जवाब आपको, बने रहिए हमारे साथ।
योर मनी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम म्यूचुअल फंड पर फोकस कर रहे हैं और हमारे साथ बने हुए हैं उदय धूत साहब। तो आइए अपने सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं मुंबई से नयन एच सेठ साहब। सेठ साहब, सबसे पहले बहुत शुभकामनाएं नए साल की, और इसी उम्मीद में कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छी तरह से करें, हम आपका सहयोग कर पाएं इस साल में। पूछिए अपना सवाल। I had been investing in national saving certificate. Hello. जी जी पूछिए। You listen me, no? जी सर, और हिंदी में पूछ पाए तो बहुत बेहतर होगा। हाँ, या मैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में बहुत वर्षों से इन्वेस्ट करते आ रहा। जी। और उसमें क्या हो गया कि उसने अंदर डिमेट चालू था पोस्ट ऑफिस के अंदर। जी। तो डिमेट में इन्वेस्ट करने से क्या होता था कि अभी जब मैच्योर होएगा तो खाते के अंदर पैसा डायरेक्ट जमा हो जाता था। तो वो स्कीम गवर्नमेंट ने बंद कर दी। तो हमने अभी क्या किया कि हमारा 6 साल हो गया, तो हर महीने मेरे को 32,000 रुपये मिल रहा है। वो महीने MIP लॉन्ग टर्म ग्रोथ के अंदर 4 शिफ्ट किया, उसका महीने का 4 डेट दिया अलग अलग। और करीब 2-2.5 साल हो गया ये चीज को इन्वेस्ट करते हुए। और अभी 3.5 साल और बाकी है जी, जिसमें मैं अभी इन्वेस्ट करता हूँ और इन्वेस्ट करूंगा, चालू रखूंगा। तो आप मेरे को सलाह दीजिए कि जो मैं कर रहा हूँ बराबर है कि नहीं, क्योंकि ये मेरा पैसा जो है एट द एज ऑफ 72 मेरे को उसको मेरे ओल्ड एज के अंदर पैसा काम आएगा। जी जी, बहुत वाजिब सवाल है आपका। यहाँ पर सेठ साहब जरूर सलाह लेते हैं। दूसरा, इनके लिए क्या सलाह होगी कि जो ये कर रहे हैं ये ठीक स्ट्रेटेजी है क्या? इनका पैसा सही तरीके से चैनलाइज हो रहा है? क्योंकि आगे चलते हुए यही पैसा जब उम्र थोड़ी और बढ़ जाएगी इनके काम आने वाला है। सेठ साहब के लिए मेरे पास 2-3 और सवाल हैं, कुछ मैं जानना चाहूँगा। जरूर। एक तो कि जो ये कह रहे हैं कि 72 साल होने के बाद में इनको कितनी मंथली एक कमाई चाहिए होगी इन इन्वेस्टमेंट से, तो अगर वो हम समझ पाएँ तो एक हमें आइडिया मिलेगी कि वो सही जगह पर है नहीं है। एक वो, दूसरी ये भी पूछना चाहूँगा कि इनकी जो ओवरऑल इनकम है वो टैक्सेबल है कि नॉन टैक्सेबल है इस पॉइंट में, तो अगर ये भी चीज़ वो बता पाएँ, क्योंकि उसके हिसाब से हमें देखना होगा कि कौन सा इन्वेस्टमेंट इनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अगर ये 2 सवालों का वो जवाब साहब, अगर आप सुन रहे हो तो दूध साहब की आवाज़ अगर आपने सुनी हो तो बता दे। हाँ हेलो जी। अभी देखो मेरे को जो मेरी रिक्वायरमेंट है 72 साल के बाद में 35,000 रुपया मंथली रहेंगी जी। हाँ, और वो अब मेरा थोड़ा दूसरा कुछ जो इन्वेस्टमेंट है और वो सब मिलके मेरे इनकम हो जाएगी अबाउट 45,000 रुपये। 35,000 में सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान से करूंगा LTP में से जी। और ये LTP की जो इनकम आएंगी मेरी वो तो टैक्स फ्री रहेगी, क्योंकि वो कैपिटल गेन में आएगा, इसमें आ जाएगा मोर देन 6 ईयर्स के बाद में। 1 साल के बाद में मैं विड्रॉ करूंगा और बाकी मेरी इनकम है वो इतनी इनकम नहीं है कि जो टैक्स में जाएगी। जी, तो पूरा हिसाब किताब यहाँ पर लगा रखा है सेठ साहब ने। तो सेठ साहब 2-3 चीज़ें। एक तो जो हम लोग जो MIP में इन्वेस्ट करते हैं, जो आप मंथली इनकम प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये फंड जो है इसमें 80 से 85% जो होता है फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं। 10-15% तक का इसमें इक्विटी एक्सपोजर रहता है। तो मेरे ख्याल से आप अपना पोर्टफोलियो कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जहां आपको 80-85% इक्विटी एक्सपोजर मिले और थोड़ा डेट एक्सपोजर मिले और बाकी इक्विटी का एक्सपोजर मिले, ताकि आपको थोड़ा किकर मिलते रहे रिटर्न का। मेरा ये मानना होगा कि आपके लिए अगर मैं देखूं तो MIP से बेहतर हो सकता है। अगर आपको अदरवाइज टैक्सेबल इनकम नहीं है तो आप अगर कॉर्पोरेट FD जो AAA रेटेड है उनकी तरफ भी देखें तो मेरे ख्याल से आपको उससे थोड़े बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं। जो थोड़ा आप इक्विटी एक्सपोजर जो लेना चाहते हैं, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्योर इक्विटी फंड्स में लें और MIP के द्वारा ना लें। इसका कारण ये है कि MIP जो फंड है वो एक फिक्स्ड डेट फंड हो जाता है और डेट फंड में 1 साल के बाद में आप 10% तक टैक्स देना होता है आपको, 10%। वही अगर आप इक्विटी फंड्स प्योर इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें तो आपको 1 साल के बाद में कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। तो आप जो चाहते हैं कि 10-15% का आपको इक्विटी एक्सपोजर है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्योर इक्विटी फंड के द्वारा ही वो एक्सपोजर लें और MIP में ना ले, बल्कि वो पैसा या फिर तो प्योर डेट फंड में डालें या फिर थोड़े कुछ कॉर्पोरेट FDs में डालें जहां आपको फिक्स इंटरेस्ट एक आता रहे। मेरे ख्याल से आपके लिए वो एक बेटर सिचुएशन रहेगा। मैंने जो अनुमान लगाया है, आप जो 32,000 रुपये पर महीने डाल रहे हैं, एक जो दूसरी चीज़ आप कर रहे हैं, आप ये सारा पैसा एक ही फंड में और एक ही स्कीम में डाल रहे हैं।
कभी भी ऐसा एक कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो हमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फिर वो एक ही स्कीम के परफॉर्मेंस पे आपका पूरा पोर्टफोलियो डिपेंड करता है। तो आप चाहे कॉर्पोरेट एफडी करें, चाहे म्यूचुअल फंड डेट में डालें, सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट 2-3 अलग अलग फंड और स्कीम्स में अपना पैसा डालें, ताकि आपका एक वो जो डाइवर्सिफिकेशन रहता है वो एक बना रहे और रिस्क सिर्फ एक सिंगल फंड का रिस्क आपके पोर्टफोलियो में ना रहे। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, अगर और कुछ सवाल हो तो उनका जवाब दे सकता जी, हूँ। मुझे लगता है कि हमने ज़्यादातर यहाँ पर सेठ साहब की जो प्रश्न थे और उनका जो कन्फ्यूजन था उसको हमने दूर कर दिया है, और उम्मीद करते हैं कि आप इसको लेते हुए, क्योंकि ये हमारे सीनियर सिटीजन हैं, हमारी ये सलाह उनके बहुत काम आएगी। और जैसा वो चिंतित थे कि आगे चलते हुए जो एट द एज ऑफ 72 उनको ये पैसा काम आने वाला है, कि आपकी सलाह के बाद अब वो अपने मौजूदा निवेश को अच्छी तरह चैनलाइज कर पाएंगे और आगे भविष्य में उससे ज़्यादा बेनिफिट उठा पाएंगे। और यहाँ पर वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात बताएंगे कि पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड की अहमियत क्या है, और साथ ही कुछ और सवाल लेंगे आपके। कहीं मत जाइए, तुरंत हाजिर होते हैं। यो मनी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड, और हमारे साथ बने हुए हैं उदय दूत साहब। तो आइए फटाफट अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि एक ईमेल हमारे पास आया है, दिनेश राजा साहब ने भेजा इसे। वो पूछना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में 20,000 रुपये महीने का निवेश उनको करना है, तो क्या करना चाहिए। उनके लक्ष्य आपको बता दें कि वो आगे जाते हुए क्या देख रहे हैं। 2020 तक वो चाहते हैं कि उनके पास 20 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएं, और बच्चों की पढ़ाई के लिए आगे चलते हुए 2025 तक उन्हें 50 लाख रुपए की ज़रूरत होगी, और रिटायरमेंट के लिए भी 2034 तक वो 2 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लेना चाहते हैं। और उनकी जो इच्छा है वो यहाँ पर है कि फ्रैंकलिन इंडिया टेक शील्ड, आईसीआईसीआई प्रू फोकस ब्लू चिप और आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी फंड, ये 2-3 उनके फंड्स हैं जिन पर उनकी नज़र है, जहां पर निवेश करना चाहते हैं। तो धूत साहब, क्या सलाह होगी इनके लिए। 20,000 रुपये है हर महीने इनके पास। लक्ष्य हमने बता दिए कि अलग अलग साल में बच्चों की पढ़ाई से लेकर रिटायरमेंट तक कितना फंड देख रहे हैं और किस किस टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। देखिए, एक बहुत ही अच्छी चीज़ कहूँगा इनके लिए, इन्होंने अपने गोल्स लिख लिए हैं, तो एक एटलीस्ट उनको डायरेक्शन मिल गया है कि मुझे इन सब चीज़ की तैयारी करनी है। इनकी जो सेविंग्स हैं वो मेरे ख्याल से अभी हर गोल के लिए सफिशिएंट नहीं है। इन्हें आने वाले टाइम में अपनी सेविंग्स को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये महीने का 20,000 रुपये डाल रहे हैं तो आने वाले 5-6 सालों में अगर हम अंदाज लगाएं 10-12% में, तो कुछ 25-1 लाख रुपया होगा जो उनके घर के खर्च के लिए चला जाएगा, घर के कंस्ट्रक्शन में। उसके बाद में उनके पास में कुछ खास सेविंग्स नहीं बचेगी। तो मेरे ख्याल से जो इनके बाकी गोल्स हैं, थोड़े जो भी इन्होंने लिखे हैं उनको एक बार रिव्यू करें और सोचें कि भाई हाँ, उन्हें उतना ही पैसा चाहिए, तो उनकी सेविंग्स जो है वो बढ़नी पड़ेगी। बाकी बात रही इनकी जो सिलेक्शन ऑफ स्कीम्स हैं, एक तो टैक्स शील्ड है जो कि आई थिंक ये सेक्शन 80C के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, तो वो उसमें जारी रखें अगर उन्हें वो टैक्स बेनिफिट चाहिए तो। और दूसरा जो आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप है वो अच्छा लार्ज कैप फंड है। आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी है जो अच्छा मिड कैप फंड है, उसकी जगह वो आईसीआईसीआई आईडीएफसी स्टर्लिंग इक्विटी भी देख सकते हैं। दोनों अच्छे मिड कैप फंड्स हैं। सजेस्ट करूंगा, जैसे मैंने पहले भी दर्शक को कहा, कि आप कुछ जो डायनामिकली एडजस्टिंग इक्विटी फंड्स हैं उनकी तरफ भी देखें। आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज फंड और एफटी डायनामिक पी रेशियो जैसे फंड। और अगर थोड़ी आपकी सेविंग्स बढ़े तो फिर कुछ थोड़ा बहुत पैसा इंटरनेशनल फंड्स में भी डालने की कोशिश करें। जी, और फिर इनके लिए वही एक सवाल यहाँ पर कि अभी फ़िलहाल जबकि शुरुआत करने जा रहे हैं, तो क्या थोड़ा बहुत अपने लिए हेल्थ के बारे में भी सोचें, प्लस टर्म कवर वगैरह लें, ये सब भी आप इन्हें सजेस्ट करेंगे। देखिए, ऐसा है, अगर इनके पास में इंश्योरेंस नहीं है तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी रिस्क को कवर करेंगे, तो ज़रूरी है कि वो टर्म इंश्योरेंस लें। अगर इनके मैं गोल्स देखूं तो जो बच्चों की पढ़ाई के गोल हैं, घर का गोल है, 2-3 ऐसे गोल हैं जो आपको जिनकी प्रोटेक्शन आपको करनी चाहिए, तो उसके लिए आप टर्म इंश्योरेंस ज़रूर देखें। और रिटायरमेंट के लिए ऐसे भी आपको कोई तरह की इंश्योरेंस नहीं चाहिए, उधर सिर्फ आपको सेविंग चाहिए। और हेल्थ इंश्योरेंस अगर नहीं है और अगर कंपनी की तरफ से सिर्फ एक छोटी हेल्थ इंश्योरेंस है, तो सजेस्ट करूंगा कि अपनी खुद की एक हेल्थ इंश्योरेंस बनाएं और वो हमेशा रखें कंटिन्यूइंग। तो ये दो चीज़ें तो ज़रूर से होनी ही चाहिए हर किसी के पास में। आप कोई भी निवेश करें उससे पहले आप अपना ये इंश्योरेंस प्रोटेक्शन तो करना ज़रूरी है।
जी, तो दोस्त साहब अब चूंकि हम समाप्त कर रहे हैं इस एपिसोड को, लेकिन ये पहला एपिसोड है 2014 का, तो चलते चलते क्या आप दर्शकों को कोई एक सलाह देना चाहेंगे कि साल भर बाकी आपको जैसे भी पोर्टफोलियो बनाना है बनाए, लेकिन ये चीज़ों पे फोकस रखें, इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें? देखिए, जो हमें सलाह मिली थी हमारे बड़ों से, वो है कि आप पहले सेव करें फिर खर्चा करें। तो मतलब अगर महीने की कमाई आपको पहले दिन 30 तारीख को मिले, 1 तारीख को मिल रही है, तो पहले जो पैसा आपको सेव करना है उसको अलग कर दें एक SIP के द्वारा, चाहे वो लिक्विड फंड में जाए, चाहे डेट फंड में जाए, चाहे इक्विटी फंड में जाए। फिर उसके बाद में अपने खर्चे चालू करें। महीने की अंत तक ना वेट करें कि भैया मेरे पास जो सेविंग रहेंगी, तो पहले सेविंग्स महीने के पहली तारीख में ही सेविंग्स को अलग कर दें। बहुत बड़ा गोल्डन रूल है। बहुत शुक्रिया ये दूसरा हमारे साथ शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो सेविंग्स पहले कीजिए, उसके बाद खर्चे, क्योंकि खर्चा करने के बाद सोचेंगे कि सेविंग हो जाए तो मुश्किल होगी। पहले ही निकाल दीजिए सेविंग को बाहर। एक बार आदत पड़ गई तो फिर आगे आपके लिए बल्ले बल्ले। और योर मनी में आज इतना ही, लेकिन अगर आप भी हमारे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवाल हमारे माध्यम से पूछना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। सवाल भेजते वक्त अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिखें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज मनी कंट्रोल। अपना सवाल पोस्ट करने के साथ योर मनी के पुराने एपिसोड्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं।